हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया मिश्रा है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड का सामान्य हिंदी का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारे बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे सामान्य हिंदी का आज का जो भी क्वेश्चन होगा सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अच्छे से आपको पता होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा डीएलएड का सीरीज़ चलता है जिसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा डीएलएड एग्ज़ाम बहुत पास है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन देखिए। हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 1 से देखेंगे। स्वर संधि का उदाहरण है संदगति, संतोष, विद्यालय या निर्मल। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। जो स्वर संधि का उदाहरण है वो होगा हमारा विद्यालय। देखो, जब दो स्वरों का मेल से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ जब हम देख रहे हैं आप लोग विद्यालय लिखा है, यहाँ पे विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय। यहाँ क्या हो रहा है? आ प्लस आ हो रहा है, विद्या प्लस आलय, तो इसका आ हो जा रहा है, तो हमारा क्या होगा? यहाँ स्वर संधि हमारा हो गया विद्यालय, बाकी तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है परमात्मा में कौन सा संधि है? क्या पूछ रहा है? जो हमारा वर्ड है परमात्मा, उसमें कौन सा संधि है? ऑप्शन देख रहा है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। परमात्मा में हमारा दीर्घ स्वर संधि है। कैसे है? परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस आत्मा, यानी कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ अ प्लस आ रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है? आ हो रहा है, तो हमारा क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि परम आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है आम के आम गुठलियों के दाम। अरे वाह! लोककित का अर्थ क्या है? हम सब जानते हैं कि लोग बहुत बोलते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम। ये जो मुहावरा है इसका क्या मतलब है? ठीक है, घाटा लगना, आम खरीदना, दोहरा लाभ या फिर आम का पेड़ लगाना। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा, जिसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम के मतलब हुआ दोहरा लाभ, मतलब बहुत ज़्यादा लाभ होना किसी को। सुनो, जो आम के आम गुठलियों के दाम लोककित है ना, उसका अर्थ हमारा दोहरा लाभ है। जैसे आप लोग ये समझो ना कि जब नई पुस्तक खरीदकर और पढ़ने के बाद आधे दाम पर बेचने को आप लोग क्या कहते हो? आम के आम गुठलियों के भी दाम। जैसे कि आपने नए पुस्तक खरीदा, उसको पढ़ा, आपका सेशन कंप्लीट हुआ, आपने उसको अब फिर से किसी और को बेच दिया उसके आधे दाम में। ठीक है, तो इससे आपका भी काम निकल गया और आपको आपने उसमें जितना इन्वेस्ट किया था उसमें आधा इन्वेस्ट आपको मिल भी गया और आपकी काम भी हो गई। सेशन ख़त्म हो गया, आपने दूसरों को हेल्प कर दी और आपकी भी हेल्प हो गई। तो इसको कहते हैं दोहरा लाभ, दुगुना लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है औषधि शब्द है, तत्सम शब्द है, तत्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। हमारा औषधि कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अब कैसे है वो सुनो। जो हमारा औषधि है वो तत्सम शब्द इसलिए है क्योंकि शब्द संस्कृत में सीधे हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हमारा औषधि का मूल शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, हिंदी में हमने बहुत बार बोला है कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। आई होप आपको इसका आंसर मेरे बताने से पहले पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। हमारे शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? एकदम 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है काला अक्षर भैंस बराबर।
हम लोग बहुत बार सुनते हैं काला अक्षर जो है वो भैंस बराबर कहते हैं, लोग बहुत ये वर्ड यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना या बुद्धिमान होना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, निरक्षर होना। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर लोककित का अर्थ होगा निरक्षर होना। जैसे वह विज्ञान के क्षेत्र में काला अक्षर भैंस के बराबर था। कोई कोई होता है जिनका विज्ञान कमज़ोर होता है, किन किन मैथ कमज़ोर होता है लेकिन साइंस अच्छा होता है, किन किन का हिस्ट्री ख़राब होता है लेकिन जियो अच्छा होता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि अरे इसका तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि इसको तो चलो मान लिया कि इसको विज्ञान में सारी चीज़ें आती हैं बट इसको तो मैथ में कुछ आता ही नहीं है, इसका तो मैथ में, इसका तो गणित में काला अक्षर इसको भैंस बराबर लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि डीएलएड का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो अपनी हेल्प करो, साथ साथ दूसरों की हेल्प करो और कमेंट में बताओ कि आपको मैम का वीडियो कैसा लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार, ये देखो हमारा अलंकार हो गया, पद हो गया, शब्द हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो ऑप्शन कहता है विमल वाणी ने वीणा ली। हमारा कुछ मुहावरा में पूछ रहा है कि इन सारे मुहावरा में रूपक अलंकार कौन सा होगा। काली घटा का घमंड घटा, माया दीपक नर पतंग या सीता का मुख मानो चंद्रमा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम सही हो जाएगा। हमारा रूपक अलंकार क्या होगा? माया दीपक नर पतंग। ठीक है, देखो उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, वाक्य माया दीपक नर पतंग में रूपक अलंकार है। यहाँ माया दीपक, देखो जो दीपक हो गया हमारा, देखो दीपक हो गया, वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। क्रमशः नर यानी कि पतंग हमारा क्या हो गया? उपमान हो गया। तो उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद हमारा क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है व्यंजना शब्द के अंतर्गत क्या आता है? आर्थी व्यंजना आता है, प्रयोजन आता है, रूढ़ी आता है या इनमें से कोई नहीं आता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जो कि व्यंजना शब्द के अंतर्गत हमारा आर्थी व्यंजना आता है। ठीक है, देखो व्यंजना शब्द हमारा, शब्द शक्ति आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द शक्ति आप लोग पढ़ लीजिएगा डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से। शब्द शक्ति या अलंकार, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। व्यंजना शब्द शक्ति यानी कि शब्द शक्ति के 3 भेद में आता है। अब इसमें 2 भेद क्या होगा? एक तो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ये हमारा शब्द शक्ति जो है ना उसके व्यंजना शब्द शक्ति, उसका दूसरा पार्ट में, दूसरा भेद में हमारा आर्थी व्यंजना आता है। पहला में क्या आता है? हमारा पहला में शाब्दी व्यंजना आता है। अर्थात यानी कि आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति के भेद में अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? एकदम सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? पदबंध पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि पदबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या विशेषण पदबंध है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। जो हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है वो एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो हम लोग ये, आप ये समझो ना कि वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। ठीक है, रेखांकित शब्द में ये जो है ना बहुत तेज दौड़ा, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, तो चलो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे। कहता है रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, बोथ ए और बी है या व्यंजना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। जो हमारा व्यंजना है वो एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो हमारा क्या पूछ रहा है? हमारा बोल रहा है रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन। ठीक है, पानी गए न उभरे, मोती मानस चुन। प्रस्तुत वाक्य में हमारा व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अर्थबोध न होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंजना गार्थ निकले
उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो हमारा इसमें क्या आ रहा है, हमारा व्यंजना शब्द शक्ति आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या पूछता है, कहता है ज्यों ज्यों वृत्ति होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जाए, ज्योति जगमग कंधमार हिंदी को संहारे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब अलंकार पूछ रहे हैं, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। विरोधाभास है, रूपक है, विभावना है या यमक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। हमारा विरोधाभास एकदम सही हो जाएगा। अब कैसे सही हो जाएगा वो जान लो। हमारा क्या बोल रहा है, ज्यों ज्यों वृद्धि हो त्यों त्यों स्वास्थ्य होत जाए, ज्योति जगमग कंध भार हिंदी को संहारे। ठीक है, इस पंक्ति में हमारा विरोधाभास अलंकार होगा। जहाँ देखो, जहाँ वस्तुत यानी विरोध न रहने पे भी विरोध का वर्णन किया जाए, समझ रहे हो, वहाँ क्या हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया। तो जहाँ यहाँ क्या है हमारा, ये देखो, ज्यों ज्यों वृद्धि होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जाए, ये हमारा क्या है, विरोधाभास अलंकार है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एकदम सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चंचल शब्द में चौ वर्ण में कौन सी मात्रा होगी, लघु होगी, गुरु होगी, लघु और गुरु दोनों होगी या प्लुतु होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, गुरु। ठीक है, देखो चंचल शब्द में हमारा चौ वर्ण गुरु मात्रा होती है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा गुरु मात्रा होती है। गुरु वर्ण में क्या आता है, हमारा गुरु वर्ण है उसमें क्या क्या आता है, आ आता है, ई आता है, ऊ आता है, री आता है, और क्या आता है, ए आता है, ए आता है, ओ आता है, औ आता है, अन आता है, आ आता है, तथा संयुक्त हमारा व्यंजना गुरु में ये सारी चीज़ें आते हैं। और इसके साथ साथ क्या आता है, चंचल शब्द में क्या आ गया, च हमारा आ गया, ये क्या हो गया, गुरु हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई थोड़ी फास्ट लगती है कि मैम बहुत फास्ट बोल रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में एक बार बता देना। ऐसा नहीं है कि मैं स्लो नहीं बोल पाती, ये मेरी थोड़ी हैबिट है। खैर, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट में बताइएगा कि मैम थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, मैम स्लो हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मैम का तबीयत भी ठीक नहीं है ना आजकल। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से देखते हैं और एक्सप्लेनेशन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दही बड़ा में कौन सा समास है। ले भाई, समास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। हमारा ऑप्शन नंबर ए है मध्य पलोपी कर्मधारय द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष। ये मत समझो कि यार ये मध्य पलोपी क्या हो गया, कर्मधारय समझो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए ही एकदम सही हो जाएगा, मध्य पलोपी कर्मधारय, कर्मधारय समझो। ठीक है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दही बड़ा का समास विग्रह, दही में डूबा बड़ा, यानी कि मध्य पलोपी कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है ग्रामगत में कौन सा समास है। फिर से समास पूछा है, समास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समास तो पढ़ के ही जाना, नहीं पढ़ के जाओगे तो पिटाओगे। चलो, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, बट ध्यान रहे आपका समास बहुत इंपॉर्टेंट है। समास पढ़ के जाना है, अलंकार पढ़ के जाना है। अगर सरकारी कॉलेज लेना है तो अच्छे से के जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ग्रामगत में कौन सा समास है। समास पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कहता है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कहता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कहता है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कहता है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 15 देखते हैं। प्लुटु प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, विभावना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमारा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा हमारा एकदम सही हो जाएगा, न कि रूपक, न कि यमक, न कि विभावना। ठीक है, अब कैसे वो समझ लो। ठीक है,
हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लूटो प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी पवन की झोंक से, मंद पवन की झोंक से। ठीक है, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार वाक्य में मानो, जनो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है हमारा मानो, सारा डिलीट, ये देखो मानो। हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको जहाँ भी वर्ड में दिख जाए मानो, जनो, जनु, मनु, ये सारी चीज़ें अगर दिख जाए तो आप पहचान लेना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ भी काव्य में क्या आ रहा है, मानो आ रहा है, तो हमारा बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे क्या लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या पूछता है, फटाफट से देखते हैं और एक्सप्लेनेशन जानते हैं। कहता है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी, आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में आज्ञार्थक वाक्य सही होगा। इसमें हमारा ये जो है ना, ये एकदम शामिल नहीं है, इसलिए ये सही होगा। संरचना के आधार पर वाक्य के 3 वर्गीकरण हैं, जिसमें हमारा इसको छोड़ के बाकी के 3 आते हैं। सरल वाक्य पहले पे, मिश्र वाक्य दूसरे पे और संयुक्त वाक्य हमारे तीसरे पे आते हैं। आज्ञार्थक वाक्य नहीं आता है, इसलिए हमारा ये शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। ठीक है, कौन सा वाच्य है, यह वाच्य पूछ रहा है कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है, कृति वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है या कोई वाच्य ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा, ये हमारा कर्म वाच्य है। ठीक है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, वाक्य में हमारा क्या होगा, कर्म वाच्य होगा, क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे आप ये समझते हो कि पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है। प्रेम का स्थायी भाव है, शोक का स्थायी भाव है, वर्ड समझो, अद्भुत। अनुराग का स्थायी भाव है या फिर विस्मय का अद्भाव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ना एकदम सही हो जाएगा, अद्भुत। एकदम हमारा विस्मय का जो है वो स्थायी भाव होगा। ठीक है, अद्भुत रस में स्थायी भाव क्या हो गया, विस्मय हो गया। करुण, जो हमारा करुण रस में स्थायी भाव क्या होगा, शोक हो जाएगा। अगर बात करुण किया हो तो शोक हो जाएगा। वात्सल्य रस में स्थायी भाव अनुराग का हो जाएगा और भक्ति रस में स्थायी भाव प्रेम का हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तुझे क्या चाहिए, विथ क्वेश्चन मार्क। दूध में कौन गिर गया, विथ क्वेश्चन मार्क। तुम तो अपना काम करो। राजू और उसका पुत्र गया गया है, गया गया नहीं, गया जो हमारा हाल फिलहाल में गया जी से नाम से जाना जाएगा, वहाँ का बात हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि है दूध में कौन गिर गया। अब दूध में कौन गिर गया, ये कोई वाक्य हुआ, एकदम अशुद्ध वाक्य हुआ। आप ये समझो, दूध में कौन गिर गया, वाक्य अशुद्ध है, इसके स्थान में क्या आएगा, हमारा कौन की जगह क्या आएगा, कौन की जगह क्या आएगा, दूध में क्या गिर गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर देखा जाएगा। अर्ध आधार, अपमान, अनुवाद या अवगमन। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपमान। ठीक है, आधार देखो, आधार का आएगा उपसर्ग, आगमन का आएगा उपसर्ग, अनुवाद का अनु आएगा उपसर्ग। ठीक है, तो हमारा
जो अपमान का अप उपसर्ग आएगा वो एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मैम का वीडियो कैसा लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय प्रकार इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पर रखता है, पश्चिमी में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्ण, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत की मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपुत्र है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपुत्र है। सबकी प्रिय है भारत माता। बोलो भारत माता की जय। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? ठीक है, हिंदू धर्म के लोगों को कहा गया है, इस्लाम धर्म के लोगों को कहा गया है, सिख धर्म के लोगों को कहा गया है, ये सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। देखो यहाँ हम लोग जब पढ़ रहे थे, ये देखो क्या लिखा है, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखो गद्यांश में प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अब पलक नभ नील नयन विशाल में, अब पलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, या इनमें से कोई है ही नहीं अलंकार? तो देखो अप पलक नव नील नयन विशाल में रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या रूपक अलंकार हमारे ऑप्शंस में है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा जो इस पंक्ति में आकाश है ना, आकाश, उसको क्या कहा गया है? उसको अप पलक विशाल नयन के रूप में दिया गया है। ठीक है, हमें ये जो पंक्ति है हमारा अप पलक नभ नील नयन विशाल, ये हमारा किसको दर्शाता है? आकाश, हमारे आसमान को दर्शाता है। इसमें आकाश पर निर्निमेष नयन का आरोप किया गया है, यानी हमारा रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि रूपक अलंकार ऑप्शंस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए कहता है यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। ऑप्शन सी कहता है 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। न्यायाधीशों के कागजात को निरीक्षण किया। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा क्या बोल रहा है? यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। ठीक है, यह हमारा क्या होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है। ठीक है, ये वो क्या होगा? वो हमारा शुद्ध वाक्य होगा। इसमें क्या नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। हाँ, हमारा शुद्ध वाक्य में आएगा यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है, तो वो हमारा शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। तो कहता है आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मिक दृष्टिगोचर हो रही है। ये हमारा क्या होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई दे रही है, न कि दृष्टिगोचर हो रही है। तो हमारा दिखाई देगी अगर लिखा होता तो हमारा शुद्ध हो जाता। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी छोड़ो, ऑप्शन अभी सी को हम लोग साइड में करते हैं। ऑप्शन डी पढ़ो। न्यायाधीशों के कागजात को निरीक्षण किया, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। हमारा शुद्ध वाक्य इसमें क्या होता है? न्यायाधीशों के कागजात की जांच की। ठीक है, तो निरीक्षण किया नहीं, जांच की। मैंने ऑप्शन नंबर सी इसलिए छोड़ा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर सी छोड़ा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि है लिखा हुआ है 2 दिनों में बदली के बाद आज सूरज निकला है। ठीक है, तो हमारा 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है, क्या हो गया? शुद्ध वाक्य हो गया।
एकदम वाक्य शुद्ध हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछते हैं वो देखो। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन की रचना है, आचार्य दंडी की रचना है, आचार्य भामह की रचना है, आचार्य अनुभव गुप्त की रचना है। जो हमारे काव्य अलंकार जो है ना सूत्रवृत्ति, ये हमारे आचार्य वामन की रचना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? एकदम सही हो गया। काव्य अलंकार जो हमारा सूत्रवृत्ति है आचार्य वामन की रचना है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तरगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। अगर आप हमारे चैनल के हर एक वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर एकदम पता होगा, मुंह पे रट्टा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है। तो मैम को अपसेट बिल्कुल मत करना, चैनल पे नए हो तो मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि है, पहले ऑप्शंस देखो, ऑप्शन है सवैया, मंदकृंता, वसंत तलिका या ऑप्शन ए और बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही हो जाएगा, वसंत तलिका, ठीक है। देखो जो हमारे वसंत तलिका है ना, उसमें वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14, मैंने हजारों बार आपको बोला है कि 14 वर्ण रहते हैं। कर्म इस प्रकार से है तगण, भगण, जगण और दो गुरु वर्ण, ठीक है। और ये हमारा आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो मैम जो भी बोलती है ना उसको नोट कर लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं आपको लिखवा दूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन मुंह से बोलती हूँ, तो ध्यान लगा के सुना करो, ईयरफोन लगा के सुना करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा, बहुत खूब हमारा लाइन है। कहता है प्रतीत अलंकार है, संदेह अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है या विरोधाभास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी में हमारा विरोधाभास अलंकार है, जहाँ जो है ना यहाँ बोल रहा है कि विरोध न रहने पर भी विरोध का वर्णन किया जाता है, जब विरोध नहीं करने पे भी विरोध का वर्णन करने का बोध दिखाई पड़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो हमारा इसमें क्या आ रहा है? एकदम विरोधाभास अलंकार सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है संड संधु रही सत संगत पाई, उत पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताइए, अनुप्रास, लेश, यमक या रूपक। हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जो कि है अनुप्रास, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप ये समझ लीजिए ना, संड संधु रही सत संगति पाई, हमारा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। यहाँ एक ही वर्ण क्या होगा? स होगा, ठीक है। तो हमारा इसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे क अगर बार बार हर एक ही सेंटेंस में बार बार क क क क क है तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमारा किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, वह हाथी पागल हो गया है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एकदम अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। देखो, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये कौन सा वाक्य हुआ? इसके स्थान पे क्या होगा? इसके स्थान पे होगा खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ना कि खरगोश को ही काट कर गाजर को खिला दो खरगोश, ये कोई वाक्य नहीं होता। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विरह है अथवा यह वरदान, ठीक है। विरह है अथवा यह वरदान है विथ क्वेश्चन मार्क, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह है, विरोधाभास है, अतिशयोक्ति है या उत्प्रेक्षा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा,
ये हमारा संदेह अलंकार है। कैसे, देखो हमारा क्या बोल रहा है, विरह है अथवा या वरदान विथ क्वेश्चन मार्क, तो हमारा संदेह अलंकार आया। इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रह रही है ना, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप रहता तो ये मतलब एक वाक्य हो जाता। क्वेश्चन मार्क बोल रहा है तो हमारा मतलब ये निश्चय चीज़ नहीं है, मतलब ये अनिश्चय है। हाँ, जहाँ अनिश्चय की बात हो वहाँ हमारा क्या आता है, संदेह अलंकार आता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो बच्चा लोग, टीचर बहुत मेहनत करता है, तबीयत ख़राब हो नहीं हो फिर भी वो इतना मेहनत करता है, तो लाइक करने में आपको बिल्कुल कटौती नहीं करना चाहिए। कमेंट में बिल्कुल बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, और साथ में ही अगर आपको लग रहा है कि मैम ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हैं तो वो भी देख लेना, बोल देना। ऐसा नहीं है कि मैं स्लो नहीं पढ़ सकती, ठीक है, तो मैं आप लोग बताओगे तो मैं वैसे ही करूँगी, ठीक है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मिनिमम लेवल पे आपको अच्छे से समझाऊँ, फिर भी कहीं भी गलती आपको लगती होगी मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताइए। मैं खुद पे भी वर्क कर रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छा बेटर कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जी चुराना। जी चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है, यह एक मुहावरा है, अर्थ पूछ रहा है हमसे। कहता है काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना या काम पूरा करना। कोई कोई नहीं करता, अरे ये तो अपना जी चुरा रहा है, ठीक है। चलो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, काम से भागना, ठीक है। देखो जी चुराना, ठीक है, मुहावरे से काम से भागना। जैसे आप ये समझो ना, इसका मतलब कि वह पढ़ने में से जी चुराता है, ठीक है, वो पढ़ने से जी चुराता है। अरे काम वाली काम करने से जी चुराती है, ठीक है, हम खाना बनाने से जी चुराते हैं, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। डीएलएड का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। अपनी प्रिपरेशन और बेटर बनाइए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।